हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है स्टार क्रॉस लवर के फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ना हमें एक स्टार सीन आपका प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ एलियंस रहा करते हैं। उनमें से एक एलियन जो कि उनका लीडर था, उसने ना एक भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा ना डिजास्टर होने वाला है और उससे हम सबको सिर्फ मैजिकल स्टोन ही बचा सकता है। पर 12 साल पहले ना वो स्टोन एक सोही नाम के एलियन ने चोरी करके वो धरती पे भाग आया था। फिर एक एंजी नाम के एलियन को धरती पे भेजा था उस मैजिकल स्टोन को वापस लाने के लिए। फिर हमें जब यहाँ दिखाया जाता है कि वो स्टोन ना असल में एक लड़की के पास था, जिसे लड़की को ना कॉमिक ड्रॉ करना काफी पसंद हुआ करता है। वो यहाँ ना स्टारसी नाम के एक प्लेनेट को ड्रॉ करती है, पर उसे ये पता नहीं था कि स्टारसी नाम का प्लेनेट में सच में मौजूद है। फिर हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसके गले में ना वो असल में वो मैजिकल स्टोन है और इसका नाम ना तेंजू है। तेंजू यहाँ पे अपने ग्रैंडमा को अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेने के लिए कहती है और वो वहां से चली जाती है। और दूसरी ओर हमें इस ड्रामा के हमारे मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम एंडो है और वो ना असल में एक एलियन है। यहाँ एमबी के पास एक पैरेट था जो कि 12 साल पहले ना उसके साथ ही धरती पे आया था। यहाँ वो दोनों भी कार में कहीं जा रहे थे क्योंकि उसे अपने बॉस से ना उस चोरी एलियन का असल में सिग्नल मिला था। और यहाँ कार में बैठा हुआ पैरेट एमबी से कह रहा था कि बॉस, आपने ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, आप मुझे बिना नाश्ता करवाए ही साथ ले आए। और दूसरी ओर हमें यहाँ तेंजू को दिखाया जाता है जो की एक बिल्डिंग में आई थी जहाँ उसकी फ्रेंड बेसिंगसेन पहले से मौजूद थी। यहाँ वो दोनों ना इस बिल्डिंग में एक लकी बॉल ढूंढने गए थे जो की चाइना का सबसे ज्यादा फेमस कार्टूनिस्ट। यहाँ पे एक फैन मीटिंग थी और फैन मीटिंग में ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए कंपनी वालों ने ना ये विकी बॉल का प्रोग्राम रखा हुआ था। जिसके पास भी वो लकी बॉल रहेगा वही ना उस आर्टिस्ट से मिल सकता है। तेंजू यहाँ पे जल्दी से उस बॉल मशीन के पास जाती है और वो वहां से मशीन खोल के ना उस लकी बॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी। वही इधर उसकी फ्रेंड ना फोन पे लाइव स्ट्रीम कर रही थी और वो ना असल में यहाँ पे तेंजू के ड्रीम के बारे में बता रही थी। तभी यहाँ पे तेंजू सेंसे से कहती है कि मैं ना तुम्हें यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए लाई थी, ना कि ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए। लेकिन सेंसे बिल्कुल भी उसका बात नहीं सुनती और वो ना अपने ही लाइव स्ट्रीम किए जा रही थी। इधर तेंजू अपना बॉल ढूंढ रही थी, तभी अचानक से ना उस मशीन से म्यूजिक बजने लगता है और वो भी यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी बॉल ढूंढना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पे बाहर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड ने म्यूजिक की आवाज सुन के वहां आ गए थे। यहाँ सेंसिन गार्ड को आता देख जल्दी से तेंजू को ना भागने के लिए कहती। उसकी दोस्त यहाँ से तो जल्दी से भाग जाती है लेकिन तेंजू का हाथ ना वही मशीन के अंदर अटक गया था और वो भाग ही नहीं पाई। सिक्योरिटी गार्ड उस मशीन के पास से गुजर जाते हैं लेकिन उनकी नजर ना यहाँ पे तेंजू पे नहीं जाती क्योंकि वो ना नीचे लेट गई थी और वो ना यहाँ पे उसके दोस्त के पीछे भाग रहे थे। यहाँ सेंसुई ना असल में अपना जैकेट चेंज करके भीड़ के अंदर घुस जाती है। वही यहाँ पे एनबी भी अपने पैरेट के साथ ना ऊपर से सब कुछ देख रहा था। यहाँ उसका पैरेट एनबी से कह रहा था कि बॉस, हम पहले भी ना 325 टाइम्स फेल हो चुके हैं, हर बार हमें सिग्नल मिलता है लेकिन होता कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे एनबी की आंखों से ना अचानक से पर्पल लाइट निकलने लग जाती है। उसके मैजिकल पावर की वजह से ना यहाँ पे सभी लोग अचानक से रुक गए थे। तभी हमें यहाँ पे ना एक एलियन को दिखाया जाता है, जोही को, जो कि यहाँ मैजिकल स्टोन चोरी करने आया था। पर उसके ऊपर ना यहाँ मैजिक का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो भी असल में एक एलियन है। तभी यहाँ पे सोही की नजर ना सेंसिंग पे चली जाती है और वो उसे ना यार देखने ही लग जाता है। तभी यहाँ पे एनबी भी नीचे क्राउड के पास आ गया था और वो कह रहा था कि सोही के ऊपर ना मैजिक का असर हुआ ही नहीं और वो ना अभी भी हिल रहा है। एनबी जब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाता है तभी यहाँ पे तेंजू ना एनबी को आवाज देती है और यहाँ पे तेंजू को हिलता देख वो तो काफी शॉक हो गया था। तो यहाँ पे उसका पैरेट उससे कह रहा था कि बॉस, कहीं ये वही तो नहीं। पर एनबी उससे कह रहा था पर ये तो एक लड़की है। तो पैरेट उससे कह रहा था कि कहीं वो अपने मैजिक से लड़की तो नहीं बन गया। तो यहाँ पे एनबी ना फिर अपने गैजेट से उसे स्कैन करता है लेकिन यहाँ पे उसकी वॉच उसे बता रही थी कि ये तो असल में 100% ह्यूमन है, कोई एलियन नहीं। तो यहाँ पे फिर एनबी ना अपने मैजिक से अपनी आंखों से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं पाता। और यहाँ पे तेंजू और पैरेट को देख के ना उन दोनों की आवाज सुन भी और समझ भी सक रही थी और इस बात से वो दोनों और भी शॉक हो जाते हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि तेंजू के गले में जो क्रिस्टल है ना वो असल में मैजिकल स्टोन है। इसलिए यहाँ पे तेंजू ना असल में उससे ना अपने मशीन में फंसे हुए हाथ को निकालने के लिए मदद मांग रही थी। यहाँ वो भी उसकी मदद करके ना उसके हाथ को मशीन से बाहर निकाल लेता है। पर अचानक से यहाँ पे तेंजू ना एनजी के ऊपर गिर जाती है और यहाँ एक्सीडेंटली ना उन दोनों का किस हो जाता है। और तभी यहाँ पे फिर से पूरे हॉल के अंदर ना पर्पल लाइट फैल गई थी और सभी लोग जो यहाँ पे एकदम से ठहर चुके थे वो वापस चलने लग जाते हैं। वही इधर दूसरी तरफ अनफ्रीज होने के बाद ना सेंसे गिर रही थी तो यहाँ पे सोही ना उसे गिरने से बचा लेता है। और इसके बाद तेंजू दौड़ के बिल्डिंग से बाहर जाती है और वो यहाँ पे ना असल में सेंसे को कॉल लगा रही थी और उससे कह रही थी कि असल में उसके जो फर्स्ट किस थे ना वो
वो किसी ने चुरा ली। और वो यहाँ बता रही थी कि उससे ना आज एक बहुत ही अच्छा लड़का मिला था। पर इस बात पे ना तेंजू यहाँ पे गुस्सा हो रही थी और उससे कह रही थी कि मेरे साथ ना सभी कुछ गलत हो रहा है और तुम यहाँ पे उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो। वो यहाँ पे ये सब कह के ना फोन रख देती है। इसके बाद यहाँ पे तेंजू अपने ग्रैंडमा के पास आ गई थी। तो यहाँ पे उसके ग्रैंडमा तेंजू को बता रही थी कि घर में असल में ना एक चूहा घुस गया है, तो उसे जल्दी से पकड़ो। तो यहाँ पे तेंजू ना उस चूहे को पकड़ने के चक्कर में पूरे घर का सामान ना उतल फुतल कर देती है। तभी यहाँ पे वहाँ घर की मालकिन आ गई थी और वो ना यहाँ पे उस पे गुस्सा कर रही थी। तेंजू यहाँ पे उससे बात कर रही थी, जहाँ मिस्किन ना तेंजू को कह रही थी कि तुम ना अब 21 साल की हो गई हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकती, तो कम से कम मेरे लिए ज्यादा परेशानी तो खड़ी मत करो। और यहाँ पे वो ये बता रही थी कि तुम्हारे पापा ने ना मुझसे उधार लिया था और ऊपर से तुम और तुम्हारी ग्रैंडमा पिछले 10 सालों से यहाँ पे रह रहे हो और बिना किराया दिए। तो यहाँ पे वो उससे कह रही थी कि इस महीने ना तुम्हें कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो फिर उसके ग्रैंडमा के पास वापस चली गई थी और वो यहाँ पे टीवी में कार्टून लगा के उसके ग्रैंडमा को देखने के लिए कह रही थी। यहाँ तेंजू ग्रैंडमा से कह रही थी कि मैं ना काम से फ्री होके वापस आके आपके साथ देखूंगी। और यहाँ ग्रैंडमा कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने ग्रैंड डॉटर के साथ देखना चाहती हूँ। और इस बात से ना यहाँ पे तेंजू थोड़ा सैड हो गई थी। तो यहाँ पे वो उसकी ग्रैंडमा को बता रही थी कि मैं ना असल में कल फैंस से मिलने वाली हूँ और उसके बाद ना हमारी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी और हम उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे एक नए बड़े वाले घर में। वो ये सब उसके ग्रैंडमा को कह के एक टेबल पे जाके बैठ जाती है और वो ना अपने बैग से वो मैजिकल बॉल निकालती है। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ एनबे भी अपने घर पे आ चुका था, जहाँ वो ना उसके लीडर से बात कर रहा था। यहाँ वो लीडर उसे उस चोर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे एनबे उसे मना कर देता है। तो यहाँ वो लीडर उसे कह रहा था कि 12 साल हो गए, तुम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए, जिसपे एनबे एक और उसे मौका मांगता है। तो उसके ऊपर लीडर कहता है कि अगर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं ना किसी और को भेज दूंगा तुम्हारी जगह और तुम्हें ना फिर वापस आना पड़ेगा। और दूसरी ओर यहाँ पे तेंजू मिस किम से पूछ रही थी कि क्या मैं अपना काम खत्म करके अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ। तो यहाँ मिस किम ना उसे जाने के लिए परमिशन दे देती है। इसके बाद वो यहाँ पे अपना काम खत्म के अपनी स्कूटी लेके एक बच्ची के पास चली गई थी और वो यहाँ पे ना अपना कॉमिक ड्राइंग उसे दे देती है। यहाँ पे वो बच्ची ना तेंजू को असल में तेंतेंग कह के बुला रही थी और फिर वो उसके बाद वहाँ से तेंजू ना अपने पुराने घर चली जाती है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी। वो यहाँ पे वहाँ पहुंचने के बाद अपने मॉम डैड का फोटो निकालती है और वो वहाँ पे अपने कैंडल जलाती है और वो यहाँ कुछ फ्रूट्स फोटो के सामने रख देती है। और वो उसके बाद ना अपने मॉम डैड के फोटो से बात कर रही थी और वो उन्हें बता रही थी कि वो और ग्रैंडमा हम दोनों ही ठीक है और फैन से मिलने के बाद ना मेरा ना करियर बन जाएगा। और साथ ही में वो यहाँ पे उसके एक्सीडेंटली हुए किसके बारे में बता रही थी। पर वो जैसे ही यहाँ पे बात कर रही थी उसकी सारी आवाजें ना इधर एम्बे को सुनाई दे रही थी और ये सब सुन के ना ये एम्बे शॉक हो गया था कि ये सारी आवाजें कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे वो अपने पैरेट से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो पैरेट उसे मना कर रहा था। यहाँ बहुत देर तक आवाज आने के बाद एम्बे उससे कह रहा था कि कौन बोल रहा है और यहाँ उसकी आवाज ना सीधा तेंजू को सुनाई देती है। और यहाँ तो तेंजू ना आवाज सुन के काफी डर गई थी और वो यहाँ पे डर के मारे इधर उधर देखने लगती है और वो यहाँ पे ना उस आवाज को भूत समझ के अपनी स्कूटी लेके वहां से भाग जाती है। तभी यहाँ पे वो रास्ते में रुक जाती है, वो यहाँ पे पुलिस को कॉल करती है और उसे सारा एड्रेस बता देती है। और ये एड्रेस ना यहाँ पे एनबे भी सुन लेता है और वो भी वहाँ पे जाने के लिए निकल पड़ता है अपनी गाड़ी में। यहाँ तेंजू वहां से भागना शुरू कर रही थी और थोड़ी दूर जाके ना वो यहाँ पे अपने स्कूटी से नीचे गिर जाती है और वो ना यहाँ बेहोश हो गई थी। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।